एपिसोड की शुरुआत 1935 से होती है, जहां जुनिपर हिल्स मेंटल असाइलम दिखाया जाता है। यही इंग्रिड पहले काम करती थी। एक रात वो एक छोटी डरी हुई लड़की को उठाकर बेसमेंट ले जाती है। लड़की कह रही होती है कि उसे डर लग रहा है, लेकिन इंग्रिड उसे तसल्ली देती है। बेसमेंट में अचानक एक रेड बलून दिखाई देता है और उसके बाद पेनीवाइज सामने आ जाता है। इस सीन से क्लियर होता है कि ये जगह और इंग्रिड दोनों का पेनीवाइज से गहरा कनेक्शन रहा है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौट आती है। विल के फादर उस पर गुस्सा होते हैं क्योंकि मना करने के बाद भी वो अपने दोस्तों से मिलने गया था। उनका मानना था कि डैडी से दूर रहना ही सेफ है। विल इस बात से अग्री नहीं करता और अपने दोस्तों के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। गुस्सा और टेंशन में विल के फादर उसे थप्पड़ मार देते हैं, जिससे विल इमोशनली टूट जाता है और घर छोड़कर निकल जाता है। टाउन में हैंक के वांटेड पोस्टर्स लगे हुए होते हैं और कुछ लोग गन्स के साथ उसे ढूंढ रहे होते हैं। इसी बीच लिली सबको एक ड्रैगन दिखाती है जो उसे सीवर में मिली थी। उसका कहना होता है कि जब पेनीवाइज सामने आया था तब ये ड्रैगन चमक उठी और क्लाउन डर के भाग गया। लिली का मानना है कि यही वेपन पेनीवाइज को ख़त्म कर सकता है। लिली सीवर वापस जाकर पेनीवाइज से लड़ना चाहती है, लेकिन रॉनी इस बात से गुस्सा हो जाती है। पिछली बार का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसे अभी तक याद होता है। आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि रॉनी लिली को मेंटल असाइलम का ताना तक मार देती है। इसके बाद रॉनी वहाँ से चली जाती है और विल भी उसके पीछे हो लेता है। रॉनी विल को बताती है कि वो लगातार डर के साथ जी कर थक चुकी है। दोनों के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है। तभी विल की मॉम आ जाती है और उन्हें कार में ले जाती है। दूसरी तरफ डिक वापस आता है, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा ऑड होता है। उसके घर में आइस बॉक्स लीक हो रहा होता है और फ्लोर पानी से भीग जाता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि हैंक को यही छुपाया गया है, जो डिक को बिल्कुल पसंद नहीं आता। चार्लोट रोनी के साथ वहां पहुंचती है और काफ़ी सालों बाद अपने फादर से मिलती है। ये मोमेंट इमोशनल होता है क्योंकि फैमिली के बीच का डिस्टेंस और टेंशन क्लियरली फील होता है। इससे पता चलता है कि पास्ट के डिसीजंस ने सबके रिश्ते कैसे अफेक्ट किए थे। दूसरी तरफ वॉच टावर पर सिर्फ मार्ज और रिच मौजूद होते हैं। मार्ज को अपनी बैंडेज चेंज करनी होती है और रिच उसकी मदद करता है। बैंडेज हटाते वक्त दोनों के बीच नॉर्मल सी बातचीत होती है, लेकिन इस मोमेंट में रिच के फीलिंग्स भी दिख जाते हैं। पहले ही इस्टेब्लिश हो चुका है कि रिच मार्ज को पसंद करता है और ये सीन उनके बीच का बॉन्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। अगला दिन आता है और हैनलॉन डिक से मिलने पहुंचता है। डिक उस वक्त नशे में होता है। हैनलॉन बताता है कि जनरल शॉ का ऑर्डर आ चुका है और वो अभी भी पिलर्स को ढूंढने पर लगा हुआ है। इसी दौरान डिक को हैनलॉन के पीछे एक सोल्जर का घोस्ट दिखाई देता है, जो सिचुएशन को और क्रीपी बना देता है। हैनलॉन जब डिक से टनल के बारे में पूछता है तो डिक अपनी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि बचपन से ही उसके पास घोस्ट और सोल्स देखने की पावर थी, जो उसकी ग्रैंडमदर के पास भी थी। ग्रैंडमदर ने उसे एक मेंटल ट्रिक सिखाई थी, जिसमें वो सारी आत्माओं को अपने दिमाग के एक इमेजिनरी बॉक्स में बंद कर सकता था। सिर्फ 9 साल की एज में डिक ने ये बॉक्स लॉक कर दिया था और उसके बाद उसे कभी घोस्ट नहीं दिखाई दिए। डिक बताता है कि टनल में जो ब्रिक लगी उसने उसके दिमाग के अंदर बना बॉक्स खोल दिया। इसी वजह से वो फिर से सोल्स को देखने लगा है। उसकी ग्रैंडमदर ने ये भी कहा था कि ज़्यादातर आत्माएं वहीं भटकती हैं जहां उनकी मौत हुई होती है। डिक क्लियरली बताता है कि वो घोस्ट से बात नहीं करता, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि कोई उन्हें देख सकता है तो वो उसका पीछा करने लगती है और डेंजरस बातें रिवील कर सकती है। हैनलॉन डिक को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो घोस्ट से पिलर की लोकेशन पूछ ले और मिशन के बाद बॉक्स दोबारा बंद कर दे, लेकिन डिक साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा, चाहे वो जनरल शॉ ही क्यों ना हो। गुस्से में वो हैनलॉन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जब हैनलॉन घर वापस आता है तो चार्लोट अपना सामान पैक कर रही होती है। हैनलॉन विल से माफ़ी मांगता है क्योंकि गुस्से में उसने उसे थप्पड़ मार दिया था। चार्लोट फिर उसे बताती है कि हैंक को ब्लैक स्पॉट में छुपा कर रखा गया है और कल उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद वो और विल दोनों शेरिफ पोर्ट लौट जाएंगे। हैनलॉन फिर से अपनी ड्यूटी की बात करता है और खुद को देश का सेवक बताता है।
लेकिन शार्लोट अब उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि डेयरी की हवा, पानी और यहाँ का माहौल हेनलॉन के दिमाग पर भी असर कर चुका है। इस पैसेज के साथ क्लियर हो जाता है कि हेनलॉन अपने ऑब्सेशन और फैमिली के बीच फंस चुका है। क्लासरूम में लिली शांत बैठी होती है, लेकिन अचानक उसे अपनी डेस्क पर पिकल पापा दिखाई देता है। यह हेलुसिनेशन इतना रियल लगता है कि लिली घबरा जाती है। पैनिक में वो अपना डैगर निकाल कर चिल्ला पड़ती है। टीचर उसे डांट कर चुप बैठने को कहता है, लेकिन बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अपमान और डर के चलते लिली क्लास छोड़कर बाहर निकल जाती है। इस सीन से दिखाया जाता है कि लिली का मेंटल प्रेशर अब कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसी वक्त रिच और मार्ज को पता चलता है कि रॉनी का फादर ब्लैक स्पॉट में छुपा हुआ है और कल से रॉनी भी वहीं रहने वाली है। ये सुनकर वो डिसाइड करते हैं कि स्कूल के बाद वो भी उससे मिलने जाएंगे। ये रिवील फ्यूचर इवेंट्स के लिए बेस तैयार करता है। रिच रात के टाइम अपने बाथरूम के पाइप से अजीब आवाज़ें सुनता है। डर की वजह से वो पूरी रात बाथरूम जाने की हिम्मत नहीं कर पाता और बेड के पास बॉटल रख लेता है। इसी बीच वो मार्च के लिए एक आई पैच भी लाता है, जो मार्च को काफ़ी पसंद आता है। ये छोटा सा गेस्चर रिच के केयरिंग नेचर और मार्च के लिए उसके फीलिंग्स को दिखाता है। मार्च और रिच बात करते हैं कि हैलोवीन पर वो क्या बनेंगे। तभी पैटी केक्स वहाँ आ जाती है, जिनसे मार्च ने पहले बात करना बंद कर दिया था। वो मार्च को अपनी टेबल पर लंच करने के लिए बुलाती है, या फिर इनडायरेक्टली उसका मजाक उड़ाते हैं। कहती है कि वो अपने क्रेजी फ्रेंड्स के साथ ही बैठ सकती है। इस पर मार्च कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि अब वो भी क्रेजी हो चुकी है और अपनी टूटी हुई आंखें दिखाकर उन तीनों को डरा देती है। ये मोमेंट मार्च के कैरेक्टर ग्रोथ को शो करता है। इसके बाद विल रिच और मार्च को ब्लैक स्पॉट ले जाता है। वो लोग रॉनी को दोबारा सीवर जाने के लिए कन्विंस करना चाहते हैं। उस दिन ब्लैक स्पॉट पर सिंगिंग और डांसिंग चल रही होती है और धीरे धीरे काफ़ी सारे ब्लैक लोग वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। माहौल लिवली होता है, लेकिन ऑडियंस को फील होता है कि ये शांति ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। दूसरी तरफ लिली इंग्रिड के घर पहुँचती है, जहाँ कोई मौजूद नहीं होता। दूर से आती म्यूजिक की आवाज़ उसे घर के एटिक तक ले जाती है। वहाँ उसे इंग्रिड का फोटो एल्बम मिलता है। एल्बम देखकर एक बड़ा रिवील होता है। इंग्रिड बॉब ग्रे की बेटी है। बॉब ग्रे वही आदमी था जो पहले पेनीवाइज क्लाउन का रोल करता था, जिसे बाद में इट ने मारकर खुद पेनीवाइज का रूप ले लिया। इसका मतलब ये होता है कि फेयर में जो लड़की दिखाई गई थी वो इंग्रिड ही थी। तभी इंग्रिड वहाँ आ जाती है। लिली उसे सीवर में हुई सारी घटना बताती है। एल्बम देखते हुए लिली की नज़र एक और फोटो पर पड़ती है, जिसमें बॉब ग्रे क्लाउन या जोकर जैसे आउटफिट में दिख रहा होता है। ये मोमेंट लिली के लिए शॉकिंग होता है, क्योंकि अब पेनीवाइज और इंग्रिड के बीच का डार्क फैमिली कनेक्शन पूरी तरह समझ आने लगा है। इंग्रिड लिली से पूछती है कि क्या उसने कभी उस क्लाउन को देखा है। लिली जब सीवर की पूरी कहानी बताती है तो इंग्रिड अचानक हंसने लगती है। उस हंसी में दर्द और पागलपन दोनों छुपा होता है। तभी लिली की नज़र एक और क्लाउन कॉस्ट्यूम पर पड़ती है, जो असल में इंग्रिड का ही होता है। इसी पल लिली को समझ आ जाता है कि ग्रेवयार्ड में जो क्लाउन से मिला था वो कोई और नहीं बल्कि इंग्रिड ही थी, और विल ने भी उसे अपने घर के बाहर देखा था। इंग्रिड लिली को अपने पास्ट स्टोरी बताती है। वो कहती है कि उसका फादर फेयर में काम करता था और लोग उसे पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन के नाम से जानते थे, लेकिन एक दिन अचानक उसका फादर उससे छीन लिया गया। फेयर बंद हो गया और इंग्रिड अकेली डायरी में रह गई। जिंदगी आगे बढ़ी, लेकिन वो अपने फादर की यादों से कभी बाहर नहीं आ पाई। डायरी में रहकर इंग्रिड ने मेंटल असाइलम में काम करना शुरू कर दिया। एक रात उसने एक लड़की को बात करते हुए सुना, जो कह रही थी कि उसे पेनीवाइज दिखाई देता है और वो उसे रात को बेसमेंट बुलाता है। ये सुनकर इंग्रिड को लगा कि शायद उसका फादर वापस आ गया है। इसी उम्मीद में वो लड़की को रात के टाइम बेसमेंट ले जाती है। बेसमेंट में पेनीवाइज उनके सामने आ जाता है। पहले इंग्रिड को लगता है कि ये उसका फादर ही है, लेकिन अगले ही पल पेनीवाइज उस लड़की पर अटैक करने लगता है। इंग्रिड लड़की को बचाने की कोशिश करती है और उसे लेकर भाग जाती है, लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है और लड़की पीछे छूट जाती है। उसके बाद पेनीवाइज उसे मार देता है। ये मोमेंट इंग्रिड के लिए एक गहरा ट्रॉमा बन जाता है। उसके बाद पेनीवाइज इंग्रिड के फादर का रूप लेकर उसके सामने आता है और उसे कहता है कि दरवाज़ा खोल दो, सब ठीक हो जाएगा।
अपने फादर को देखकर इंग्रिड खुश हो जाती है और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। अब वो समझने लगती है कि अगर वो और बच्चे बेसमेंट लाएगी तो उसे बार बार अपने फादर को देखने का मौका मिलेगा। इसी वजह से इंग्रिड और बच्चों को बेसमेंट ले जाने लगी। उसका क्लाउन नाम पेनीविंकल होता है। इंग्रिड का मानना होता है कि अगर पेनीवाइज उसे उसके क्लाउन आउटफिट में देखेंगे तो शायद उसे सब याद आ जाएगा और वो आज़ाद हो जाएगी। इसीलिए इंग्रिड हमेशा क्लाउन के कपड़े पहने रहती है। लिली अब पूरी तरह समझ जाती है कि इंग्रिड का दिमाग पेनीवाइज के कंट्रोल में आ चुका है। इंग्रिड लिली को कहती है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसके दोस्तों के लिए वो कुछ कह नहीं सकती। फिर वो लिली से इमोशनली बात करती है और कहती है कि अगर लिली को भी अपने फादर से दोबारा मिलने का मौका मिलता तो शायद वो भी वही करती जो इंग्रिड ने किया। इस लाइन से क्लियर होता है कि इंग्रिड अपने कामों को सही मानने लगी है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। लिली साफ कह देती है कि उसका फादर मर चुका है, लेकिन इंग्रिड इस बात को मानने से इनकार कर देती है। उसका कहना होता है कि डायरी में कोई भी सच में नहीं मरता। इंग्रिड लिली को आज रात अपने साथ चलने को कहती है, जैसे वो उसे कोई बड़ा सच दिखाना चाहती हो, लेकिन लिली समझ जाती है कि इंग्रिड पूरी तरह पेनीवाइज के कंट्रोल में है। खुद को बचाने के लिए लिली डैगर से अपना हाथ काट लेती है और मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। ये मूवमेंट लिली की हिम्मत और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को दिखाता है। दूसरी तरफ रॉनी अपने दोस्तों को क्लियरली बता देता है कि अब वो अपने फादर के साथ ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। उसके लिए फैमिली अब सबसे ऊपर है। इसके बाद विल रॉनी के फादर को पूरी सिचुएशन के बारे में सच बता देता है ताकि कोई बात छुपी ना रहे। ये सीन ट्रस्ट और ऑनेस्टी को हाईलाइट करता है। टाउन के वाइट लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हैंक कहीं छुपा हुआ है। वहीं इंग्रिड का हस्बैंड भी होता है, जिसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि हैंक और उसकी वाइफ के बीच क्या चल रहा था। तभी वहाँ ऑफिसर क्लिंट आता है तो उसे वो बताता है कि उसे हैंक के छुपने की जगह पता है, ब्लैक स्पॉट। एक अननोन लेडी ने फ़ोन करके ये इन्फो दी होती है। क्लिंट खुद पुलिस से निकाला जा चुका होता है, इसीलिए वो अरेस्ट नहीं कर सकता। असल में वो क्राउड को भड़का रहा होता है ताकि लोग खुद ही हैंक पर टूट पड़े। इस सीन से दिखाया जाता है कि शहर में इंसानियत से ज़्यादा गुस्सा और नफरत का राज है। इसी वक्त ब्लैक स्पॉट के अंदर बिल्कुल अलग माहौल होता है। वहाँ पूरी पार्टी चल रही होती है, म्यूजिक, सिंगिंग और डांसिंग। रिच और मार्च भी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। विल अपने होने वाले ससुर से बात कर रहा होता है, जो विल को एक अच्छा और समझदार लड़का समझता है। रिच ड्रम्स बजा रहा होता है और मार्च खुलकर डांस कर रही होती है। लोग कोका कोला के नाम पर थोड़ी सी बूज पी चुके होते हैं, इसीलिए एटमॉस्फेयर और ज़्यादा केयरफ्री लगता है। ये सीन एक काम बिफोर द स्टॉर्म जैसा फील होता है। पार्टी के बीच ही सीन बाहर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वही वाइट लोग गन्स के साथ ब्लैक स्पॉट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ऑडियंस को तुरंत समझ आ जाता है कि ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। इसी टेंशन के साथ एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग क्लिफ हैंगर पर छोड़कर।